मेरी स्क्रीन पर एक बड़े यूट्यूबर का दुबई का व्लॉग आ जाता है। मैं वीडियो पर क्लिक करता हूं और वीडियो को देखने लग जाता हूं और यकीन मानिए असलियत काफी ज्यादा निराशाजनक है और भयानक है, वो भी स्पेशली इंडिया के लिए। दुबई में 2019 में 16.9 मिलियन इंटरनेशनल विजिटर्स आए थे। पर अगर आप इस छोटे से शहर के नंबर्स को हमारे पूरे देश भारत से भी कंपेयर करें ना, तब भी हम इस शहर से पीछे छूट जाते हैं। और इंडिया की हालत इंटरनेशनल टूरिज्म में इतनी बेकार क्यों है? अब अंग्रेज हमारे देश में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन करने और मिडिल क्लास को ग्रो करने तो आए नहीं थे कि हमारा प्यारा दुश्मन चाइना 19.2% शेयर को होल्ड करता है। अब जैसे कतर में फुटबॉल वर्ल्ड कप हुआ था क्योंकि वुमेन्स टूरिज्म इंडस्ट्री के लिए एक नेचुरल फिट है, और इस एक कंडीशन की वजह से इंडिया के इंटरनेशनल टूरिज्म की हालत और भी खराब हो जाती है। ना रशिया तो यहाँ कब का हमला कर चुका होता। शायद आपको धीरे धीरे समझ आने लग गया होगा अब इंडिया की हालत इंटरनेशनल टूरिज्म में इतनी बुरी क्यों है। और इसके अलावा जो एक मेन फैक्टर था पड़ोसी देश, वो इंडिया के लिए वैसे ही काम नहीं करता। इंडिया में वो हर एक चीज है जो एक इंटरनेशनल टूरिस्ट को चाहिए होती है, पर इसके बावजूद भी इंडिया आज तक वर्ल्ड लेवल पे किसी एक चीज में भी अपने आप को लीडर के तौर पे स्टेब्लिश नहीं कर पाया है। ये एज अ कंट्री हमारे लिए बहुत बड़ी शर्म की बात है और हमारे लीडर्स के लिए एक बहुत बड़ा फेलियर है। इस एरिया में दुबई का काम काबिले तारीफ है क्योंकि हमारा दुश्मन चाइना हमसे पहले ही बहुत आगे निकल चुका है और लगातार ग्रोथ भी कर रहा है कि हर बड़े इन्फ्लुएंसर का आपको एक दुबई का व्लॉग तो मिल जाएगा। 2019 में हमारी दुनिया की टोटल पॉपुलेशन थी 7.7 बिलियन पीपल, या कह लो 770 करोड़ लोग, और पूरी दुनिया के सारे देशों की टोटल जीडीपी थी 87 ट्रिलियन डॉलर। इस 87 ट्रिलियन डॉलर में से 9.7 ट्रिलियन या कह लो 11% जीडीपी आ रहा था सिर्फ एक सेक्टर से, और वो सेक्टर था ट्रेवल एंड टूरिज्म सेक्टर। यानी कि हम कह सकते हैं कि हर 10 में से 1 रुपया इकोनॉमी में टूरिज्म की वजह से ही जनरेट हो रहा था। इसके अलावा वर्ल्ड टूरिज्म सेक्टर 303 मिलियन लोगों को यानी कि 33 करोड़ लोगों को रोजगार भी प्रदान करता था। यानी कि हर 10 में से एक जॉब टूरिज्म से ही जुड़ी हुई थी, और 2016 के बाद से तो हर 4 नई जॉब्स में से एक जॉब टूरिज्म सेक्टर में ही आ रही थी। अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैं अचानक आज एक घूमने फिरने की बात है, ये टूरिज्म की बातें क्यों करने लग गया। अब ये टॉपिक मेरे दिमाग में कैसे आया, ये बताने से पहले मैं आपके साथ एक डाटा और शेयर करना चाहता हूँ। क्या पता आपकी यूपीएससी क्लियर करने में मदद हो जाए। 2019 के डाटा के हिसाब से इंटरनेशनल टूरिज्म दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी एक्सपोर्ट कैटेगरी में आता है 1.7 ट्रिलियन डॉलर के एक्सपोर्ट के साथ। इस लिस्ट में सबसे पहले नंबर पे है ऑयल एंड फ्यूल की कैटेगरी, जिसका टोटल दुनिया में 2.7 ट्रिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट होता है, और दूसरे नंबर पे है केमिकल्स, जिसका टोटल 2.1 ट्रिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट होता है हमारी पूरी दुनिया में। अब जानते हैं कि ये टॉपिक मेरे दिमाग में आखिर आया कैसे। दरअसल आज से 10-15 दिन पहले मैं यूं ही यूट्यूब पर टाइम वेस्ट कर रहा था। तभी मेरी स्क्रीन पर एक बड़े यूट्यूबर का दुबई का व्लॉग आ जाता है। मैं वीडियो पर क्लिक करता हूं और वीडियो को देखने लग जाता हूं, पर अपनी ज्यादा सोचने की आदत की वजह से मेरे दिमाग में एक सवाल आता है। यार ये हर साल दुबई में कितने सारे लोग घूमने आते हैं ना, और इससे तो यूएई की अच्छी खासी कमाई भी हो जाती होगी। और जरा सोच कर देखो, अपना इंडिया तो उससे भी बहुत बड़ा है। हमारे वहाँ कितने सारे टूरिस्ट घूमने आते होंगे, और अपने देश की कितनी ज्यादा कमाई हो जाती होगी। यहीं से मुझे टूरिज्म में इंटरेस्ट आने लगता है और मैं अपने लैपटॉप पर रिसर्च पर लग जाता हूँ, और लगभग 10 दिन की रिसर्च करने के बाद, 50 आर्टिकल्स और रिपोर्ट्स को पढ़ने के बाद, ग्लोबल टूरिज्म को डिटेल में स्टडी करने के बाद, और अपने भाई बहन के साथ खेलने के और घर के काम निपटाने के बाद मुझे वो सारे सवालों के जवाब मिल जाते हैं जो मेरे दिमाग में थे। और यकीन मानिए असलियत काफी ज्यादा निराशाजनक है और भयानक है, वो भी स्पेशली इंडिया के लिए। अब सबसे पहले आपको दुबई शहर के बारे में थोड़ा बता देता हूँ क्योंकि ये शहर अपने आप में बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। पर इससे पहले आप ये जान लो कि दुबई एक शहर है, ना कि कोई देश। दुबई यूएई के अंदर आता है। ये आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आज भी बहुत लोगों को ये लगता है कि दुबई एक देश है।
2019 की रिपोर्ट के हिसाब से दुबई में 2019 में 16.9 मिलियन इंटरनेशनल विजिटर्स आए थे, जो कि इसको दुनिया का चौथा सबसे ज्यादा इंटरनेशनल टूरिस्ट वाला शहर बनाते हैं। इन टूरिस्ट ने दुबई में $28 बिलियन खर्च किए थे, जो दुबई को थर्ड रैंकिंग में लाते हैं इंटरनेशनल टूरिस्ट स्पेंडिंग वाले शहरों में। पर अगर आप इस छोटे से शहर के नंबर्स को हमारे पूरे देश भारत से भी कंपेयर करें ना, तब भी हम इस शहर से पीछे छूट जाते हैं, क्योंकि 2019 में इंडिया जैसे इतने बड़े देश में सिर्फ 18 मिलियन इंटरनेशनल टूरिस्ट आए थे, और इनमें से भी 7 मिलियन तो एनआरआई थे, जिन्होंने इंडिया में टोटल बस $30 बिलियन ही खर्च किए थे। अब अगर दुबई को इंडिया के सबसे बड़े टूरिज्म वाले शहर दिल्ली से भी कंपेयर करें ना, तो ये हालत और भी बदतर हो जाती है, क्योंकि जहां दुबई की टोटल टूरिज्म स्पेंडिंग $31.4 बिलियन की है, वहीं दिल्ली की टोटल टूरिज्म स्पेंडिंग सिर्फ $11.4 बिलियन की है, जिसमें से भी इंटरनेशनल टूरिज्म सिर्फ 4.2 बिलियन ही कंट्रीब्यूट करता है। पर जॉब्स के मामले में ये बात थोड़ा बदल जाती है, क्योंकि जहां $31.4 बिलियन की स्पेंडिंग होने के बावजूद दुबई का टूरिज्म सेक्टर सिर्फ 2,31,000 लोगों को ही डायरेक्ट जॉब प्रोवाइड करता है, वहीं $11.4 बिलियन की स्पेंडिंग के बावजूद भी दिल्ली का टूरिज्म सेक्टर 6,27,000 लोगों को डायरेक्ट जॉब प्रोवाइड करता है। यही सेम सिचुएशन नेशनल लेवल पर भी है, क्योंकि जहां इंडिया 2019 में इंटरनेशनल टूरिज्म स्पेंडिंग में 15वीं पोजीशन पर आता है 34.3 बिलियन डॉलर की स्पेंडिंग के साथ, वहीं यूएई 10th पोजीशन पर आता है, जहां टोटल इंटरनेशनल टूरिस्ट $40 बिलियन स्पेंड करते हैं। पर जॉब प्रोवाइड करने के मामले में इंडिया की पोजीशन काफी अच्छी है, क्योंकि इंडिया का टोटल टूरिज्म सेक्टर 4 करोड़ लोगों को जॉब प्रोवाइड करता है, जहां हम ग्लोबली सेकंड पोजीशन पर आते हैं चाइना के बाद। और टोटल टूरिज्म सेक्टर इंडिया की जीडीपी में $212 बिलियन कंट्रीब्यूट करता है, जहां हम ग्लोबली 8th पोजीशन पर आते हैं, और ये टोटल इंडियन जीडीपी का 6.8% होता है। अब इंटरनेशनल टूरिज्म में इंडिया की हालत दुबई से भी बदतर होने के बावजूद भी हमारा टूरिज्म सेक्टर इतना अच्छा कैसे कर रहा है, और इंडिया की हालत इंटरनेशनल टूरिज्म में इतनी बेकार क्यों है? ये सब बातें तो वीडियो में मैं आपको आगे बताऊंगा ही, पर अभी जान लेते हैं कि ग्लोबल टूरिज्म सेक्टर है कैसा और इसकी शुरुआत कैसे हुई। दरअसल टूरिज्म इंडस्ट्री तो हमेशा से ही थी। जो बड़े बड़े व्यापारी और जो बड़े बड़े बिजनेसमैन होते थे, वो बहुत पहले से ही दुनिया के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में ट्रेवल करते थे और व्यापार करते थे, पर वो टोटल समाज के कुछ गिने चुने लोग ही होते थे। ज्यादातर दुनिया के लोग अपने लोकल एरिया में ही रहकर काम करते थे, तो हम उसको एक इंडस्ट्री की तरह नहीं देख सकते। दरअसल ग्लोबल टूरिज्म की असली शुरुआत होती है इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के साथ, क्योंकि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की वजह से ही जो मिडिल क्लास था वो काफी तेजी से ग्रो हो रहा था। पूरी मानवता की हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हो रहा था कि एक इतने बड़े ग्रुप के पास काफी ज्यादा पैसा था जो उसको अलग अलग जगह खर्च कर सकता था, और यहीं से शुरुआत हुई ग्लोबल टूरिज्म इंडस्ट्री की, जब इसी मिडिल क्लास ने दुनिया के अलग अलग हिस्सों में जाकर घूमना शुरू किया। और ये चीज आप आज डाटा में साफ साफ देख सकते हैं, क्योंकि जिन देशों में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन सबसे पहले आया, वो देश आज ग्लोबल टूरिज्म इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा परसेंटेज होल्ड करते हैं। जैसे यूएसए की टोटल ट्रेवल एंड टूरिज्म जीडीपी है $1.97 ट्रिलियन की, जो टोटल ग्लोबल टूरिज्म जीडीपी का 20.5% है। चाइना की टोटल टूरिज्म जीडीपी यूएसए से बस थोड़ा ही नीचे $1.85 ट्रिलियन है, जो टोटल ग्लोबल जीडीपी का 19.27% है। और यूरोप की टूरिज्म जीडीपी $2.1 ट्रिलियन की है, जो टोटल ग्लोबल का 21.87% है। और ये तीनों मिलकर टोटल ग्लोबल टूरिज्म जीडीपी का 61.67% होल्ड करते हैं। अब अंग्रेज हमारे देश में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन करने और मिडिल क्लास को ग्रो करने तो आए नहीं थे, वरना आज हमारा देश भी ग्लोबल टूरिज्म इंडस्ट्री में एक अच्छे खासे परसेंटेज को होल्ड कर रहा होता। पर इंडिया इस लिस्ट में 6th पोजीशन पर आता है, जिसकी टोटल टूरिज्म जीडीपी $212 बिलियन की है, पर ये पूरे ग्लोबल का सिर्फ 2.2% ही होल्ड करता है। अब मैं सिर्फ इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हमारा प्यारा दुश्मन चाइना 19.2% शेयर को होल्ड करता है, जो काफी तेजी से इंक्रीज भी हो रहा है। अब एक वर्ड बार बार आ रहा है, जो कि है टूरिज्म जीडीपी। अब जो लोग इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड से नहीं है, उनको मैं थोड़ा समझा देता हूँ। दरअसल इसका पूरा नाम होता है टूरिज्म ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट,
इसका मतलब होता है कि टूरिज्म इंडस्ट्री की वजह से जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज हुई हैं उनका जो टोटल होता है वो टूरिज्म जीडीपी कहलाता है। जैसे आपकी ट्रेन की टिकट, आपके होटल का किराया, आपकी प्लेन की टिकट, आपने जो फूड आइटम्स पर खर्च किया है वो पैसा, और आपको जो लोग सर्विस प्रोवाइड कर रहे थे उनको जो सैलरी मिल रही है, इन सारी चीजों को अगर हम जोड़ते हैं तब निकल के आता है टूरिज्म ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। और एक और बात अगर आपने ध्यान दी होगी तो मैं आपको सारा डाटा और जो सारे नंबर्स है वो 2019 के दे रहा हूं। अब ऐसा नहीं है कि मेरे पास 2020, 2021, 2022 का डाटा अवेलेबल नहीं है, मेरे पास वो डाटा भी अवेलेबल है। पर आपको याद होगा कि 2019 के बाद कोविड की वजह से पूरी दुनिया भर की इकोनॉमी बंद हो गई थी, और ऐसे इवेंट्स को हम इकोनॉमिक्स में कहते हैं अनएक्सपेक्टेड इवेंट या फिर एक्सेप्शनल इवेंट। और जब भी हम इकोनॉमिक्स में कोई रिसर्च कर रहे होते हैं, कोई एनालिसिस कर रहे होते हैं, तो हम इन एक्सेप्शनल इवेंट्स को कंसिडर नहीं करते, फिर वो चाहे नेगेटिव हो या फिर वो पॉजिटिव हो। इन एक्सेप्शनल इवेंट्स का यूज बस कुछ टाइप की स्पेसिफिक स्टडीज में ही करा जाता है, जैसे किसी इकोनॉमी की रेट ऑफ रिकवरी को कैलकुलेट करने के लिए। अब जैसे कतर में फुटबॉल वर्ल्ड कप हुआ था, उस वजह से उस साल वहां लाखों टूरिस्ट आए थे। अब हम ये तो नहीं कह सकते ना कि कतर का जो टूरिज्म सेक्टर है वो काफी तेजी से ग्रो हो रखा है, नहीं, हम ऐसा नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि एक एक्सेप्शनल इवेंट था जिसको बार बार रिपीट नहीं करा जा सकता। अब यहाँ पे आपके लिए सबसे बड़ी सीखने वाली बात यह है कि अगर आपका कोई फेवरेट इन्फ्लुएंसर बाहर बैठकर आपको एक्सेप्शनल डाटा को और एक्सेप्शनल इवेंट्स को दिखाकर आपको किसी पर्टिकुलर चीज के फेवर में कर रहा है या अगेंस्ट कर रहा है, तो आप समझ जाइए कि वो आपका भला नहीं चाहता, बल्कि वो अपना पर्सनल प्रोपेगेंडा या पर्सनल एजेंडा को चला रहा है। बिकॉज इफ यू डोंट नो, नाउ यू नो। अब वीडियो पर आगे बढ़ते हैं। अब इस टेबल को देखिए, साल 1950 में जहां सिर्फ 25 मिलियन लोग ही इंटरनेशनल ट्रेवल करते थे, वो 1960 में बढ़कर 69 मिलियन, 1970 में बढ़कर 159.6 मिलियन, और 2000 आते आते 687 मिलियन पीपल तक पहुंच गया था। और 2012 में पहली बार इंटरनेशनल टूरिस्ट के नंबर ने 1 बिलियन टूरिस्ट के नंबर को पार किया, और 2019 में 1.46 बिलियन टूरिस्ट ने अपने देश से बाहर निकलकर इंटरनेशनली ट्रेवल किया, जिन्होंने टोटल 1.48 ट्रिलियन डॉलर किसी दूसरी कंट्री में जाकर स्पेंड किए। अब शायद आप समझ गए होंगे कि क्यों मैं कह रहा था कि ट्रेवल एंड टूरिज्म इंडस्ट्री दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी एक्सपोर्ट कैटेगरी है, फ्यूल और केमिकल्स के बाद। और इस ग्राफ में आप साफ साफ देख सकते हैं कि जैसे जैसे वर्ल्ड इकोनॉमी ग्रो हो रही है, उसके साथ ही टूरिज्म जीडीपी और उससे होने वाला एम्प्लॉयमेंट भी साल दर साल बढ़ रहा है। बिकॉज जैसा मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि टूरिज्म सेक्टर में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है मिडिल क्लास, और जैसे जैसे इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा, ज्यादा से ज्यादा लोग मिडिल क्लास में आएंगे, और मिडिल क्लास के इंक्रीज होने से ट्रेवल और टूरिज्म इंक्रीज होगा। इसके अलावा जो वुमेन वर्कफोर्स है वो टूरिज्म इंडस्ट्री में 54% कंट्रीब्यूट करता है। ये अपने आप में बहुत बड़ी अचीवमेंट है, क्योंकि जहां और इंडस्ट्रीज वुमेन वर्कफोर्स के बैलेंस को अचीव करने में फेल हो रही है, वहां ये अपने आप ही हो रहा है। ये यहाँ इसलिए हो रहा है क्योंकि वुमेन्स टूरिज्म इंडस्ट्री के लिए एक नेचुरल फिट है। अब इस इंडस्ट्री में भी वही सेम चीज हो रही है जो अक्सर ज्यादातर इंडस्ट्रीज में होती है। टॉप के कुछ प्लेयर्स ज्यादातर मार्केट शेयर को कैप्चर करके बैठे होते हैं। यहाँ भी सेम सिचुएशन है। दुनिया के 40% इंटरनेशनल टूरिस्ट बस टॉप के 10 देशों में ही जाते हैं, और 50% से ज्यादा के टूरिज्म रिसिप्ट को जनरेट करते हैं। अब इतने सारे टूरिस्ट एक देश से दूसरे देश में ट्रेवल कैसे करते हैं, ये भी आपको बता देता हूँ। दुनिया के लगभग 59% टूरिस्ट यूज करते हैं एरोप्लेन को, 35% टूरिस्ट यूज करते हैं रोड्स को, और 5% टूरिस्ट यूज करते हैं वाटर को, और 1% यूज करते हैं ट्रेन्स को। ये जो 35% टूरिस्ट है ना, जो रोड्स को यूज कर रहे हैं, वो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, पाकिस्तान, वो क्रॉस बॉर्डर टूरिज्म वाले देश हैं, जैसे कि यूरोप के और अमेरिका के देश। इसके अलावा जो 5% टूरिस्ट है जो पानी के द्वारा दूसरे देशों में जा रहे हैं, वो ज्यादातर आइलैंड नेशंस होते हैं, जैसे कि केमन आइलैंड, बहामास, मालदीव, ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड और कैरेबियन सी के दूसरे देश। और बचा हुआ तो एयर ट्रेवल से आता है, जो कि कॉमन ही है। अब ये बात सुनने में तो काफी अच्छी लग रही है कि पूरी दुनिया में 1.4 बिलियन लोग ऐसे हैं जो अपने देश से बाहर निकलकर ट्रेवल करते हैं, पर जो असलियत है ना, वो इससे बहुत अलग है। क्योंकि दुनिया में हर 5 में से 4 टूरिस्ट ऐसे होते हैं
जो बस अपने रीजन में रहकर लिए ट्रेवल करना चाहते हैं। यानी कि टोटल टूरिस्ट में से 80% टूरिस्ट ऐसे हैं जो अपने रीजन में ही रहकर ट्रेवल करते हैं। जैसे एशिया वाले एशिया में ही ट्रेवल करते हैं, यूरोप वाले यूरोप में ही ट्रेवल करते हैं और अमेरिका वाले अमेरिका में ही ट्रेवल करते हैं। बस 20% टूरिस्ट ही अपने रीजन से बाहर निकलकर ट्रेवल करते हैं। यानी कि जो मार्केट अपॉर्चुनिटी अभी तक 1.4 बिलियन लोगों की लग रही थी, वो सिर्फ 292 मिलियन लोगों तक ही सीमित है, क्योंकि यही तो वो असली लोग हैं जो अपने रीजन से बाहर निकलकर दूसरे देशों में भी ट्रेवल कर रहे हैं। और इस एक कंडीशन की वजह से इंडिया के इंटरनेशनल टूरिज्म की हालत और भी खराब हो जाती है। अब वो कैसे होती है ये तो मैं आपको आगे बताऊंगा, पर पहले रीजनल टूरिज्म को अच्छे से जान लेते हैं। पूरी दुनिया को हम लगभग 5 रीजन्स में डिवाइड कर सकते हैं: अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, मिडिल ईस्ट और एशिया और पैसिफिक रीजन। इसमें सबसे बड़ा टूरिज्म सेक्टर है यूरोप का, जो लगभग दुनिया के आधे टूरिस्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। साल 2019 में यूरोप में 744 मिलियन इंटरनेशनल टूरिस्ट आए थे, जो पूरे वर्ल्ड का 51% था, जिन्होंने $576 बिलियन के रिसिप्ट को जनरेट किया था। इसी के साथ यूरोप का टूरिज्म सेक्टर पूरे यूरोप की जीडीपी में $2.1 ट्रिलियन का कंट्रीब्यूशन करता है और पूरे यूरोप में 37.8 मिलियन या कह लो 3 करोड़ 78 लाख लोगों को जॉब प्रोवाइड करता है। इसके बाद दूसरे नंबर पर आता है एशिया एंड पैसिफिक रीजन, जहां 2019 में टोटल 362 मिलियन टूरिस्ट आए थे, जो कि टोटल का 25% था, जिन्होंने $443 बिलियन के रिसिप्ट को जनरेट करा था। और इसी के साथ एशिया का जो टूरिज्म सेक्टर है वो पूरे एशिया रीजन की जीडीपी में $3.2 ट्रिलियन का कंट्रीब्यूशन करता है। इतने कम इंटरनेशनल टूरिस्ट होने के बावजूद भी जीडीपी में कंट्रीब्यूशन इतना ज्यादा कैसे है, ये मैं आपको अभी थोड़े देर में समझाऊंगा। इसके अलावा एशिया में जो टूरिज्म सेक्टर है वो 18 करोड़ 47 लाख लोगों को जॉब प्रोवाइड करता है, जो कि पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा है। एशिया रीजन को अभी थोड़ी देर में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, क्योंकि अपना भारत यही तो है। पर पहले जान लेते हैं अमेरिका रीजन को। अमेरिका रीजन में 2019 में 219 मिलियन टूरिस्ट आए थे, जो कि पूरे वर्ल्ड के टोटल का 15% होता है, जिन्होंने $342 बिलियन के रिसिप्ट को जनरेट करा था। अमेरिका रीजन का जो टूरिज्म सेक्टर है वो पूरे अमेरिका रीजन की जीडीपी में $2.65 ट्रिलियन कंट्रीब्यूट करता है और ये सेक्टर पूरे रीजन में 4 करोड़ 53 लाख लोगों को जॉब भी प्रोवाइड करता है। अमेरिका रीजन में भी नॉर्थ अमेरिका काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये पूरे रीजन का 66% टूरिस्ट और 77% टूरिज्म रिसिप्ट को होल्ड करता है, जिसमें कनाडा का शेयर 10% टूरिस्ट और 7.9% रिसिप्ट का है, मेक्सिको का 20.5% टूरिस्ट और 7.2% रिसिप्ट का है, और यूएसए का सबसे ज्यादा 36% टूरिस्ट में और 62.6% टोटल रिसिप्ट में शेयर है, और इसीलिए ये सब रीजन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके बाद आते हैं मिडिल ईस्ट और अफ्रीका रीजन में। मिडिल ईस्ट में 65 मिलियन टूरिस्ट और $81 बिलियन की रिसिप्ट जनरेट होती है, जिससे $324 बिलियन की जीडीपी और 69 लाख लोगों को जॉब प्रोवाइड होती है। अफ्रीका रीजन में 70 मिलियन टूरिस्ट आते हैं, जो कि $38 बिलियन की रिसिप्ट जनरेट करते हैं, जिससे अफ्रीका रीजन में $182 बिलियन की जीडीपी कंट्रीब्यूट होती है, और इन सबसे अफ्रीका में 2 करोड़ 55 लाख लोगों को रोजगार भी मिलता है। इस तरफ को यूरोप के अंदर यूरोपियन यूनियन ने काफी अच्छा काम किया है। 2016 के डाटा के हिसाब से यूरोपियन यूनियन 28 यूरोपियन देशों का एक ग्रुप है, जिनकी टोटल पॉपुलेशन 509 मिलियन है। यहाँ दुनिया का सिर्फ 3% सरफेस एरिया और 7% पॉपुलेशन रहती है, और इसी वजह से इन सब देशों ने आपस में मिलकर एक फ्री मार्केट क्रिएट करा है, ताकि ये साथ मिलकर इकोनॉमिकली ग्रो हो सके और सिक्योर रह सके, वरना रशिया तो यहाँ कब का हमला कर चुका होता। यूरोपियन यूनियन में 2016 में टोटल 139 मिलियन इंटरनेशनल विजिटर आए थे, जिनमें से 59 मिलियन यूरोप के ही और देशों से थे, जो कि यूरोपियन यूनियन से बाहर के हैं। 39 मिलियन टूरिस्ट आए थे अमेरिका रीजन से, 33 मिलियन टूरिस्ट आए थे एशिया और पैसिफिक रीजन से, और 6 मिलियन और 5 मिलियन आए थे अफ्रीका और मिडिल ईस्ट से। ट्रेवल एंड टूरिज्म सेक्टर यूरोपियन यूनियन के लिए भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये 10% जीडीपी में कंट्रीब्यूट करता है, 9% एम्प्लॉयमेंट में कंट्रीब्यूट करता है, और 6% ईयू के टोटल एक्सपोर्ट टूरिज्म सेक्टर से ही आते हैं, और ये इसको यूरोप का 4th लार्जेस्ट एक्सपोर्ट कैटेगरी भी बनाते हैं, केमिकल, ऑटोमोबाइल और फूड के बाद। अब जब मैं एक्सपोर्ट कह रहा हूं तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन भी हो सकता है, तो पहले उसे समझ लेते हैं।
देखो, सामान के टर्म में हम एक्सपोर्ट किसे कहते हैं? जब हम अपने देश से सामान को फॉरेन में बेचते हैं और वहां से पैसे को रिसीव करते हैं तो उसे हम कहते हैं एक्सपोर्ट। और ठीक उसका उल्टा, जब हम फॉरेन से सामान को खरीदते हैं और वहां पेमेंट करते हैं तो उसे हम कहते हैं इंपोर्ट। ठीक इसी हिसाब से टूरिज्म में भी होता है। जब बाहर का कोई आदमी हमारे देश में घूमने के लिए आता है तो वो हमारे देश में आके पैसे को खर्च करता है, तो हमारे देश के लिए पैसे का इनफ्लो हो रहा है, तो ये हमारे लिए एक्सपोर्ट की कैटेगरी में आएगा। और जब हमारे देश के लोग दूसरे देश में घूमने जाते हैं तो वो पैसे का आउटफ्लो होता है, तो वो इंपोर्ट की कैटेगरी में आता है। अब शायद आपको टूरिज्म में भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट समझ आ गया होगा। अब आते हैं उस रीजन में जहां हम रहते हैं, यानी कि एशिया और पैसिफिक रीजन। इस रीजन को हम 4 सब रीजन में डिवाइड कर सकते हैं: नॉर्थ ईस्ट एशिया, साउथ ईस्ट एशिया, पैसिफिक रीजन और साउथ एशिया। और जैसे कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि इस रीजन में हर साल 362 मिलियन इंटरनेशनल टूरिस्ट आते हैं, जो टोटल का 25% होता है, जो टोटल $443 बिलियन के रिसिप्ट को जनरेट करते हैं। इसको अगर हम सब रीजन वाइज बांटे तो नॉर्थ ईस्ट एशिया यानी कि चाइना जापान वाला पार्ट 172 मिलियन फॉरेन टूरिस्ट को अट्रैक्ट करता है, जो कि पूरे एशिया रीजन का 47% है, जो $187.6 बिलियन के रिसिप्ट को जनरेट करते हैं, जो कि एशिया रीजन का 42% है। अब शायद आपको धीरे धीरे समझ आने लग गया होगा कि मैं ऐसा क्यों कह रहा था कि जो इंडिया की हालत इंटरनेशनल टूरिज्म में है वो काफी बेकार और दयनीय है। इसके बाद आता है साउथ ईस्ट एशिया यानी कि फिलीपींस, इंडोनेशिया, थाईलैंड वाला हिस्सा। ये सब रीजन टोटल 138.5 मिलियन इंटरनेशनल टूरिस्ट को अट्रैक्ट करता है, जो कि पूरे एशिया का 38.3% है। और ये टूरिस्ट मिलकर इस हिस्से में टोटल 147.6 बिलियन डॉलर के रिसिप्ट को जनरेट करते हैं, जो कि टोटल एशिया का 33.3% हिस्सा है। इसके बाद आता है पैसिफिक रीजन, जिसमें न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया आते हैं, जो टोटल 17.5 मिलियन विजिटर्स को अट्रैक्ट करते हैं हर साल, जो कि पूरे एशिया रीजन का सिर्फ 4.8% है। पर टूरिज्म रिसिप्ट के मामले में ये लोग यहाँ 61 बिलियन डॉलर के रिसिप्ट को जनरेट करते हैं, जो कि एशिया रीजन का 13.9% हिस्सा है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इस रीजन में न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया काफी पॉपुलर टूरिस्ट प्लेसेस है। जहां न्यूजीलैंड में एशिया का बस 1% टूरिस्ट जाता है, बट वहां से 2.4% के रिसिप्ट जनरेट होते हैं। वहीं ऑस्ट्रेलिया में बस 2.6% ही विजिटर जाते हैं, बट वहां से एशिया का 10.6% के रिसिप्ट जनरेट होते हैं। इसके बाद आता है साउथ एशिया यानी कि इंडिया, बांग्लादेश वाला हिस्सा। यहाँ टोटल बस 35.1 मिलियन टूरिस्ट आते हैं, जो टोटल एशिया का 9.7% है, जो 46.2 बिलियन डॉलर के रिसिप्ट जनरेट करते हैं, जो कि पूरे एशिया का बस 10.4% ही है। यहाँ सबसे मेन प्लेयर है इंडिया, जो ऑलमोस्ट 5% विजिटर्स को अट्रैक्ट करता है टोटल एशिया के, जो होता है 18 मिलियन टूरिस्ट। और ये मिलकर टोटल एशिया का 6.8% रिसिप्ट को जनरेट करते हैं इंडिया में, जो कि होता है $30 बिलियन। और इतने टूरिस्ट तो ना हर साल छोटे से शहर दुबई में ही आ जाते हैं। अब इंडिया की हालत इंटरनेशनल टूरिज्म में इतनी बुरी क्यों है? इसके पीछे 2 बहुत बड़े मेजर कारण है, जिसमें से पहला है लोकेशन और दूसरा है मार्केटिंग। सबसे पहले लोकेशन को अच्छे से समझते हैं। अब जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि हर 5 में से 4 टूरिस्ट तो अपने रीजन में ही ट्रेवल करता है, तो प्रोबेबिलिटी तो वहीं कम हो जाती है। और इसके अलावा जो एक मेन फैक्टर था, पड़ोसी देश, वो इंडिया के लिए वैसे ही काम नहीं करता, क्योंकि इंडिया के 2 सबसे बड़े पड़ोसी देश पाकिस्तान और चाइना, उनके साथ हमारे बॉर्डर रिलेशन कैसे हैं वो तो आपको पता ही है। और इसके अलावा जिनके साथ हमारे बॉर्डर रिलेशन अच्छे हैं, जैसे कि नेपाल, भूटान, श्रीलंका, वो देश इतने इकोनॉमिक प्रॉस्पर है ही नहीं कि इंडिया की ट्रेवल जीडीपी में एक बहुत बड़ा इंपैक्ट क्रिएट कर सके। इसके बाद कौन बचता है? बांग्लादेश। बांग्लादेश तो वैसे ही इंडिया में सबसे ज्यादा टूरिस्ट हर साल भेजता आया है और आगे भी ऐसे ही भेजता रहेगा। पर इस अकेले देश से कोई बहुत बड़ा इंपैक्ट इंडिया की टूरिज्म जीडीपी में नहीं क्रिएट होने वाला। और इसके अलावा इंडिया भी किसी देश के साथ किसी ग्रुप में नहीं आता जो हर साल लगातार इंडिया में बहुत सारे टूरिस्ट भेजे। जैसे कनाडा में यूएस और यूके से सबसे ज्यादा टूरिस्ट आते हैं, चाइना में हांगकांग और ताइवान से, जापान में चाइना, साउथ कोरिया, ताइवान से, और मेक्सिको में यूएस और कनाडा से। एक यूएसए ही ऐसा देश है जो उतना दूर होने के बावजूद भी इंडिया में हर साल लगातार बहुत ज्यादा टूरिस्ट को भेजता है, और वो काफी ज्यादा हमारे टूरिज्म सेक्टर में इंपैक्ट भी क्रिएट करता है।
बट लोकेशन की वजह से हम यूएसए के फुल पोटेंशियल को कभी भी यूज नहीं कर पाते। और अब आपको क्लियर हो गया होगा कि इंडिया की लोकेशन डिसएडवांटेज कितनी बड़ी है जो हमारे टूरिज्म सेक्टर को डेवलप होने से रोक रही है। इसके अलावा इंडियन टूरिज्म सेक्टर की दूसरी सबसे मेन प्रॉब्लम है मार्केटिंग। अब वो कैसे है आपको समझाता हूँ। देखो, इंडिया में वो हर एक चीज है जो एक इंटरनेशनल टूरिस्ट को चाहिए होती है। यहाँ बीचेस हैं, रेगिस्तान है, आइलैंड्स है, माउंटेन्स है, रेत के रेगिस्तान है, बर्फ के रेगिस्तान है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं, 5000 साल पुरानी सभ्यता भी है, मार्वलस हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स भी हैं, मेडिटेशन है, योग है, और इसके अलावा भी इंडिया में न जाने कितनी सारी चीजें हैं क्योंकि हमारा इंडिया इतना ज्यादा बड़ा और इतना ज्यादा डाइवर्स है। पर इसके बावजूद भी इंडिया आज तक वर्ल्ड लेवल पे किसी एक चीज में भी अपने आप को लीडर के तौर पे स्टेब्लिश नहीं कर पाया है। ये एज अ कंट्री हमारे लिए बहुत बड़ी शर्म की बात है और हमारे लीडर्स के लिए एक बहुत बड़ा फेलियर है क्योंकि वही तो है जो हमारे देश के लिए पॉलिसीज बनाते हैं और इंटरनेशनल लेवल पे हमको रिप्रेजेंट करते हैं। और इतनी सारी क्वालिटीज होने के बावजूद भी हम इंटरनेशनल लेवल पर अपने आप को एक अलग से रिप्रेजेंट नहीं कर पाए हैं। इस एरिया में दुबई का काम काबिले तारीफ है। अभी आप यूट्यूब पर जाकर दुबई का एक व्लॉग देखना तो आपको अचानक से दुबई ट्रेवल के ऐड आने लग जाएंगे। ये उनका बहुत अच्छा काम है क्योंकि जो लोग दुबई के व्लॉग में इंटरेस्ट है वही तो कल को दुबई जाएंगे घूमने के लिए। इंडिया में ऐसा कुछ नहीं होता। कुछ साल पहले गॉड्स ओन कंट्री और राजस्थान आइए जैसे कुछ कैंपेन्स पॉपुलर हुए थे, पर वो जितनी जल्दी आए उतनी जल्दी गायब भी हो गए। और यही कारण है कि मैं मार्केटिंग को भी एक बहुत बड़ा कारण समझता हूं जिसकी वजह से इंडिया में टूरिज्म डेवलप नहीं हो पाया है। अब ये तो समझ आ गया कि इंडिया की जो पोजीशन इंटरनेशनल टूरिज्म है वो काफी बेकार है और इंडिया का इंटरनेशनल टूरिज्म सेक्टर अभी उतना अच्छा नहीं हो पाया है। पर मैंने आपको शुरुआत में ये भी तो कहा था कि जो इंडिया का टूरिज्म सेक्टर है वो इंडिया की जीडीपी में 6.8% कंट्रीब्यूट करता है, जो होता है $212 बिलियन। और ये सेक्टर 4 करोड़ लोगों को जॉब भी प्रोवाइड करता है। तो फिर ये सब कैसे पॉसिबल हो पा रहा है? दरअसल ये सब पॉसिबल हो पा रहा है इंडिया के एक स्ट्रॉन्ग डोमेस्टिक टूरिज्म सेक्टर की वजह से, जो कि $212 बिलियन में से $155.8 बिलियन का कंट्रीब्यूशन करता है। और डोमेस्टिक टूरिज्म सेक्टर में हम पूरी दुनिया में 6ठे नंबर पर आते हैं। 2018 के डाटा के हिसाब से इंडिया में टोटल 1.85 बिलियन डोमेस्टिक टूरिस्ट थे। इस हिसाब से इंडिया के हर एक आदमी ने 1.4 की एवरेज ट्रिप्स करी थी, जो कि अपने आप में बहुत ज्यादा अमेजिंग नंबर है। और इसका एक बहुत बड़ा हिस्सा आता है धार्मिक भ्रमण से। And the highest growth we have seen is in the temple towns. ओयो रूम्स का सबसे ज्यादा इस्तेमाल तीर्थ यात्रा के लिए होता है, क्योंकि हर साल इंडिया में करोड़ों लोग एक स्थान से दूसरे स्थान जाते हैं अपनी धार्मिक आस्था से, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी इकोनॉमिक एक्टिविटी भी है, जो कि इकोनॉमी में बहुत ज्यादा वैल्यू क्रिएट करती है और बहुत बड़े लेवल पर एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट करती है। फ्यूचर फोरकास्ट के हिसाब से 2032 तक जो इंडिया की टूरिज्म जीडीपी है वो $457 बिलियन की हो जाएगी, जो कि ठीक ठाक ग्रोथ है। पर मुझे लगता है कि हमारा देश इससे काफी ज्यादा अचीव कर सकता है अगर हम अपनी प्रॉब्लम्स पर काम करें और अच्छे तरीके से प्लानिंग करें। और ये सब हमको करने की जरूरत भी है क्योंकि हमारा दुश्मन चाइना हमसे पहले ही बहुत आगे निकल चुका है और लगातार ग्रोथ भी कर रहा है। इस रिपोर्ट के हिसाब से ग्लोबली 2032 तक जो टूरिज्म इंडस्ट्री है वो 126 मिलियन नई जॉब्स को जनरेट करेगी, जिसका 25.5% यानी कि 32.1 मिलियन जॉब्स चाइना में आएंगी, 22.4% यानी कि 25.7 मिलियन जॉब्स इंडिया में आएंगी और 5.3% जॉब्स यानी कि 6.6 मिलियन जॉब्स यूएसए में जनरेट होंगी। वैसे इस फील्ड में जो इन्फ्लुएंसर्स हैं ऑनलाइन, वो भी एक बहुत अहम रोल को प्ले करते हैं क्योंकि हर बड़े इन्फ्लुएंसर का आपको एक दुबई का व्लॉग तो मिल जाएगा, पर इंडिया का एक अच्छे टूरिस्ट डेस्टिनेशन का व्लॉग हार्डली आपको किसी का मिलेगा। इसीलिए तो आज दुबई में सबसे ज्यादा जो लोग और टूरिस्ट जाते हैं वो इंडिया से ही जाते हैं। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि दुबई का व्लॉग डालना गलत है, वो अच्छी बात है, बट अपनी चीजों को प्रमोट करना और उनको भी बताना अपने आप में एक अच्छी चीज है। यहाँ पर मुझे मंकी मैजिक और अभी है नियो का काम काफी पसंद आता है। ये दोनों ने ही इंडिया की अच्छी अच्छी प्लेसेस को, इंडिया के टूरिज्म सेक्टर को ऊपर पहुंचाने में सोशल मीडिया के जरिए काफी अच्छा काम किया है। इनके अलावा भी और लोगों ने भी किया है, बट इन दोनों का मुझे पर्सनली काफी पसंद आता है क्योंकि अगर हम खुद अपनी चीजों पर गर्व नहीं कर सकते, उनको प्रमोट नहीं कर सकते, तो हमको किसी बाहर वाले से ये एक्सपेक्टेशन भी नहीं रखनी चाहिए कि वो हमारी चीजों की रिस्पेक्ट करेगा। ये वीडियो अपने उन सभी दोस्तों को भेजो जिनको लगता है कि घुमाई फिराई करना वेस्ट ऑफ टाइम है और असली इकोनॉमी तो पढ़ाई लिखाई करके आगे बढ़ती है, ताकि हम लोग उन कॉलेजेस में पढ़ सके जो कि किसी नेता ने खोला है और हमारे माँ बाप का मेहनत से कमाया हुआ पैसा उस नेता की जेब में चला जाए और कॉलेजेस इकोनॉमी
को एक फ्रेश न्यू अनएम्प्लॉयड ग्रेजुएट प्रोवाइड कर सके। आज की वीडियो में इतना ही। अगर आप जानना चाहते हैं कि इंडिया में नेटफ्लिक्स क्यों फेल हो रहा है तो आप इस वीडियो पर क्लिक कर सकते हैं। मैं मिलता हूं आपसे ऐसी किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो में और इंफॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।